बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 9 दिसंबर है और सोमवार का दिन है। नाज़रीन किराम, ये जिस हफ्ते का आगाज़ हुआ है आज से, यानी कि सोमवार के दिन से, ये बड़ा ही हंगामा खेज हफ्ता रहने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। चीज़ें ठीक भी जा सकती हैं, चीज़ें गलत डायरेक्शन की तरफ भी जा सकती हैं। तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है और बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इक़्तिदार की राहदारियों में कानों के अंदर बहुत ज़्यादा सरगोशियाँ की जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ये हैपनिंग हफ्ता है। इस हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर नज़र गड़ाए सिर्फ मैं नहीं, तमाम जर्नलिस्ट बैठे हैं कि जिनका नतीजा क्या निकलता है और वो मुस्तकबिल तय करेंगे। पाकिस्तान का, इमरान खान का, अवाम का, सबका मुस्तकबिल तय होगा। यानी कि एक बेसिक डायरेक्शन इस हफ्ते में हमें आती हुई नजर आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है नाज़रीन किराम, इस हफ्ते का आगाज बहुत ही शानदार हुआ है, बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ है। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह के साथ हुआ है। न सिर्फ तहरीक इंसाफ की फतह, अवाम की फतह, कमिटमेंट की फतह, वादे की फतह, वफा की फतह, किसी के साथ खड़े हो जाने की फतह, डट जाने की फतह। और बहुत सारे लोगों का मुंह काला हुआ है, लोटों का मुंह काला हुआ है, डर जाने वालों का, सहम जाने वालों का, बिक जाने वालों का। इन तमाम, यानी कि चलो डर जाने और सहम जाने वाले तो फिर माफी है ना, बिक जाने वाले खास तौर पर नाज़रीन किराम, और बहानेबाजियों वाले और मुनाफिकीन, इन सब का मुंह काला हो गया है। ये क्या कहानी है, ये क्या केस है जिसे मैं इतना हाईलाइट कर रहा हूं, इसके ऊपर बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिस तरह से ठोक के स्कोर बराबर किया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो फौजी अदालतें हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। जस्टिस समीनुद्दीन खान साहब ने भी आज नया चांद चढ़ाया है, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, सबसे पहले जो बात करने वाली है, और भी बहुत सारी खबरें हैं, मतलब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले जो बात करने वाली है वो इस अहम मौजू के ऊपर बात करने वाली कि बड़े घर से पैगाम है। हाँ, वर्दी वालों को पैगाम पहुंचाया गया है और ठोक ठाक के उधर भी कहानी सुनाई गई है। एजेंसियों को, वर्दी वालों को कहा गया है कि भाई तुमने हमें धमकाना ना छोड़ा तो फिर हम तुम्हें धमकाएंगे। कुछ इस तरह की भी कहानी हुई है। वो क्या कहानी है, वो क्या मामला है, इसके ऊपर आपके साथ तफसीलात शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि वहां बड़े घर से पैगाम आया है। वो हमारे यहाँ पुराने ज़माने के अंदर ना सद्दा देने के लिए, वैसे तो किसी ज़ात बरादरी को बड़ा छोटा नहीं समझता मैं, ना ही मेरी सोच ऐसी है, लेकिन चूंकि जो कल्चर है मैं वो बताता हूँ। तो सद्दा देने के लिए नाई को भेजा करते थे। तो या फिर जो है ना वो आपको पता है कि किसी कोई इवेंट होता तो नाई जाके सद्दा दे के आता था। इसी तरह से बड़े घर के कुछ नाई हैं जो सद्दे देते हैं, जो बताते हैं कि चौधरियां दिखा रहा है चल रहा है, चौधरियां दिखा रहा है चल रहा है, भाई तुसी होना है कर लो। वो मुनादी कर, वो यानी कि वो मुनादी करते हैं, वो ऐलान करते हैं। इन्हीं यानी कि बड़े घर के चौधरियों के एक नाई की खबर मैं आपके सामने रख देता हूं जो सद्दा दे रहा है, जनाब मुनीफ फारूक साहब। मुनीफ फारूक साहब ने 3 चीजें कही हैं बड़े घर से जो पैगाम आया है, वो जरा सुन लीजिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि वहां पर क्या इस वक्त जो है वो सोचो विचार चल रही है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो फौजी प्रोडक्ट्स का बायकॉट चल रहा है, इसके ऊपर अगलों ने रिएक्ट किया है। ठीक है, तो मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कि फौजी प्रोडक्ट्स के बायकॉट के बारे में, यानी कि मैं आपको वो एक लिटमस टेस्ट बता रहा हूं कि वहां पे क्या चल रहा है। तो मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कि फौजी प्रोडक्ट्स के बायकॉट जिन्होंने करना है करें, जिन्होंने नई फौजी फूड्स की खाना मत खाएं, नहीं खरीदना ना खरीदें। अगर आप ये समझते हैं कि कोई आएगा और आकर आपसे दरखास्त करेगा तो वो किसी ने नहीं करनी है, आपने बायकॉट करना है, बायकॉट जारी रखें। लिहाजा नाज़रीन किराम, जो मुनीफ फारूक साहब का एटीट्यूड है वो ये बताता है कि उन्हें शायद ये कहा गया है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप करना चाहते हैं बायकॉट तो क्यों रखें। और मुझे ये लगता है कि वैसे तो जनरल लोधी साहब ने बताया था कि आपको पता है रिसेंटली उनका एक बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि मैं ऊपर बात करूंगा या मैं दरखास्त करूंगा एसपीआर से कि ये जो मुनीफ फारूक जैसे लोग हैं इन्होंने, और या हसन अयूब साहब, मतलब उन्होंने काफ़ी सारे इशारे दिए थे। उन्होंने कहा था कि इससे नुकसान होता है, इन जैसों का मुंह बंद रखें। लेकिन नाज़रीन किराम, ये आते हैं, तड़ियाँ लगाते हैं और वंतवनी कहानियाँ चलाते हैं और ये अवाम को गुस्सा दिलाते हैं। पता नहीं, ना जाने अल्लाह, ना मुझे नहीं पता कि ये अल्लाह जानता है, ज़्यादा बेहतर जानता है कि वहाँ पर क्या ऊपर गुफ्तगू हो रही होती है, क्या डिस्कशन हो रही होती है। लेकिन यही बाहर आके ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं, बस थोड़ी ऐसी तैसी कर लो जो कुछ करना है। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह का एटीट्यूड जैसा मुनीफ फारूक साहब का है, ये ज़्यादा गुस्सा दिलाएगा आवाम को। एक बात। दूसरा, उनने पैगाम दिया है कि जनाब सहाफ़ियों की जान को बड़ा खतरा है। आप कहेंगे यार मुनीफ फारूक सहाफत के लिए बोल रहा है, बड़ी शानदार बात है। नहीं जनाब, वो क्या कह रहे हैं, किन सहाफियों की जान को खतरा है? तहरीक इंसाफ से पीटीआई से सहाफियों को खतरा है जी। पीटीआई एक जानबूझ के एक साजिश कर रही है।
यार खुदा के लिए मुझे तो समझ नहीं आती है कि मैं क्या ही कहूँ, मुझे तो समझ नहीं आती और किस तरह से नंग धलंग होके सहाफ़ियों के खिलाफ इक़दाम हो रहे हैं, डाले जा रहे हैं, बंदे उठाए जा रहे हैं, बाप उठाए जा रहे हैं, भाई उठाए जा रहे हैं, बहनें उठाई जा रही हैं। इनको वो साफ़ी नज़र ही नहीं आ रहे, इनकी आंखों पे पट्टी बांध की है, ये गूंगे बहरे अंधे हो गए हैं, या मतलब इतना भी इंसान क्या ही अंधा हो जाए कि उसे कुछ चीज़ नज़र नहीं आए बल्कि उल्टा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दे। मुनीर फारूक साहब कह रहे हैं वो सहाफ़ी जो नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के हक में बोल रहे हैं उनको खतरा है पीटीआई से। अब मैं समझने से कासिर हूं कि पीटीआई से उनको क्या खतरा है, हालांकि जो सहाफ़ी नाज़रीन किराम इमरान खान की कुछ बात करते हैं, खतरा तो उनको है। आपके सामने मैंने 10 नाम आपको अभी उंगलियों पे गिन के बता सकता हूं जिनके घरों में अभी भी रेड्स हो रहे हैं, डाले जा रहे हैं और वो बेचारे अपने घरों के अंदर जो है ना वो नहीं है। अभी आपको पता नहीं है शाकिर रवान के साथ क्या हुआ है, अभी आपको पता नहीं है कमर बेकन के साथ क्या हुआ है, अभी आपको पता नहीं है सलमान दुरानी के साथ क्या हुआ है, अभी आपको पता नहीं है बाकी जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके साथ, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ क्या हो रहा है, अहमद बुबक के साथ क्या हुआ, आप आसिफ हमदानी के साथ क्या हुआ, अलाउद्दीन के जो वालिद हैं उनके साथ क्या हुआ। यार आप पता नहीं कितने ही मतलब खैर वो समझने से मैं बाला तरह। तीसरा उन्होंने पैगाम दिया है, आप जो दिल चाहे समझना है समझे। ये ऊपर ये बात समझी जाती है कि जो रेंजर्स हैं उनको शहीद किया गया है, मारा गया है, टारगेट किया गया है। हालांकि नाज़रीन किराम अब हर बंदा, हर रिपोर्टर इस बारे में बता रहा है और वो शवाहिद सामने आ चुके हैं। वो ज़फ़ीर अब्बासी साहब का पोता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा यानी कि पुराने वर्कर का जो है वो नवासा था। ज़फ़ीर अब्बासी साहब एक ब्यूरोक्रेट है, उनका वो पोता था, मेंटली चैलेंज आदमी था, पीटीआई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कैसी मकरूह हुकूमत है ये, कैसी ये मकरूह हुकूमत है नाज़रीन किराम कि ये रेंजर्स के जवान जो बेचारे हादसे के अंदर जाम बहक हो गए, शहीद हो गए चूँकि वो ड्यूटी के ऊपर थे, उनका खून भी पीटीआई के साथ मरने के लिए तैयार है। यानी कि उसको अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये गवर्नमेंट जो है ना वो जा रही है। मुझे नहीं समझ आती कि इनकी रूहों को चैन कैसे पहुंचता है और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। यानी कि पीटीआई के मत्थे मर दो जो कुछ मर सकते हो, बस जो है ना वो पीटीआई का नाम बदनाम होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा जनाब, इसके अलावा भी खबरें हैं, ये तो मैंने आपको जो वहाँ से पैगामात आए वो मैंने आपके सामने रख दिए, लेकिन अब ज़रा बात कर लेते हैं जो मैं कह रहा हूँ पीटीआई की फतह हुई है नाज़रीन किराम, वो हुई है कोयटा आदिल खान बाज़ई की सीट की सूरत के अंदर। वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन किराम। वो इस तरह से, आपको याद होगा आदिल खान बाज़ई और खारिया के एक हमारे लोटे थे, ठीक है। इन दोनों का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, एक का नाम काफ लीग में और इनका नाम तो आदिल बाज़ई का नाम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इनका हल्फनामा जमा करवा देगा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर है और इन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे इमरान खान के नाम पे वोट मिला है, मैं कैसे उधर उनके खिलाफ जा सकता हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या नाज़रीन किराम, हुआ ये कि इस आदिल खान बाज़ई के खिलाफ मुकदमात, पर्चे इनके प्लाजे गिरा दिए गए, इनके कारोबार तबाह कर दिए गए और एंड पे पैगाम ये दिया जाता है कि भाई तुम्हें डी सीट भी करवा देंगे। और आदिल खान बाज़ई को जो इलेक्शन कमीशन टाउट बना हुआ है, जो खिलौना बना हुआ है, उसने आदिल खान बाज़ई को डी सीट भी कर दिया और उन्होंने कहा चलो जी भाई कहानी खत्म हो गई आज। और फिर आदिल खान बाज़ई ने नाज़रीन किराम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और एक और जज साहब हैं, ये 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, इन तीनों ने इस केस की समाअत की। अब सुनिए जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन आदिल बाज़ई को डी सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुनहरिफ मुस्लिम लीग नून का, वो कह रहा हो भाई मुझे इमरान खान के नाम पर वोट मिले हैं, मुस्लिम लीग नून का मुनहरिफ रुकन बना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थी। अदालत ने मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन आदिल बाज़ई को डी सीट करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 21 नवंबर का फैसला कलअदम करार देते हुए केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम ने मखसूस नशीसों से मुतालिक फैसले का हवाला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए तैमूर असलम से मुकालमा किया और ओहो क्या आप वाकई मखसूस नशीसतों के फैसले पर इंहिसार करना चाहते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा आप तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है, बहरहाल चलें आगे बढ़ें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या आप इस केस में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इंतजार करते हैं। आदिल बाज़ई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे। रेगुलर बेंच ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। अदालत को बताया गया कि उम्मीदवार का ताल्लुक किस जमात से है यह तयन करना सिविल कोर्ट का काम है। वकील
वकील दरखास्त गुजार तैमूर असलम ने दलाइल में कहा कि आदिल बाज़ई को इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A के तहत डीसीट किया। इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा लिया और ना ही इंक्वायरी के लिए आदिल बाज़ई को बुलाया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाया कि अगर आदिल बाज़ई के हल्फनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है? क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आदिल बाज़ई के 2 हल्फनामे हैं और वो कहते हैं उन्होंने दूसरे पर दस्तखत किए। क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पहले इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार का मामला तय करें। किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं, लिहाजा हर पहलू देखना होगा। नाज़रीन किराम, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था कि ये एन 262 से जो आदिल खान बाज़ई है, ये मामला अहम है। अब नाज़रीन किराम, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार डिस्कस होगा और सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करेगी और मंसूर अली शाह साहब ठोक के अपना जो है ना वो हिसाब बराबर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उनके फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा। अब वो पूरे का पूरा इख्तियार होगा डिस्कस इधर कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी है या नहीं है। अब ये मामले को लेके घसीट के लेके जाने की कोशिश करेंगे कहाँ पर? वो इनकी अपनी फेवरेट आईनी कोर्ट के अंदर। लेकिन इनकी पूंछ से पकड़कर, इलेक्शन कमीशन की पूंछ से पकड़कर जो मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने अपने पास रख लिया। और मैं आपको बता दूं कि ये केस जो है वो एक ऐसा केस बनेगा जो बाद में कोर्ट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मंसूर अली शाह साहब बड़ा धड़ल्ले का फैसला इसमें करने जा रहे हैं और ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त आज फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। दूसरा, नाज़रीन किराम, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो उन्होंने फौजी अदालत में वाले केस के अंदर समाअत की और पूरा बेंच बैठा, आईनी बेंच, और उसने क्या कहा? उसने जस्टिस हसन नियाज़ी को जेल मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद हुई और भी बहुत सारी बातें हुई। अपने ही साबिका चीफ जस्टिस को 2000 रुपये जुर्माना हुआ। कोर कमांडर, फिर जो बातें हुई मैं आपके सामने रख देता हूँ, मोटी मोटी बातें। मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि कोर कमांडर जब अपने घर को बतौर दफ्तर इस्तेमाल करें तो क्या इस दफ्तर डिक्लेयर कर सकते हैं? ये बात कितनी दुरुस्त है कि ये आइडिया बाद में आया। कोर कमांडर का घर भी दफ्तर था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली। अच्छा जनाब, अब जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह भी कहा, अच्छा उसके ऊपर जो है ना हसन के वालिद, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 1.5 साल से फौजी तहवील में है, तहवील तरीन रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकता हूँ, ना किसी अदालत। या मेरे बेटे को सज़ा देने दें या उसे जेल भेजने का हुक्म दें। हफीजुल्लाह नियाज़ी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सरजनिश करते हुए कहा कि जेल उन्होंने जेल में मुंतकिल करने की सज़ा मुस्तरद कर दी और उन्होंने बड़ी सरजनिश भी की उनकी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों का मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों के इख्तियार को तस्लीम करना होगा। तो ये बड़ी एक नाज़रीन किराम एक हैपनिंग आज एक सिचुएशन बन गई है और बड़ी एक ज़बरदस्त सिचुएशन हमें बनती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है कि अब शायद फौजी अदालतों वाला फैसला भी जल्द अज जल्द सुना दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मुल्क के हालात जो हैं वो बड़े अजीब व गरीब होते चले जा रहे हैं। इंटरनेट की जो बंदिश है वो बढ़ती चली जा रही है। अभी पता चला जी, फहरिस्त जारी हुई है स्पीड के वाले से, तो पाकिस्तान का 198 की फहरिस्त में पता क्या नंबर है? ज़रा गैस करें, 198 की फहरिस्त में पाकिस्तान का क्या नंबर होगा? 198, यानी कि सबसे नीचे। इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त जा रहा था। हम आईटी की प्रोडक्ट्स और ये वो सारी चीज़ें, इस वक्त बताया जाता है फ्रीलांसिंग का 70% काम मुतासिर हुआ है और अगर इंटरनेट की सूरत हाल दुरुस्त ना हुई तो ये काम जो है वो सारा बांग्लादेश और भारत में मुंतकिल हो सकता है। तालियां बजाइए खड़े होकर, स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए इस गवर्नमेंट को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ तो रहेगी यार, वो एंड पे आ गई। वर्दी वालों को जो धमकी दी गई है, मौलाना फजल रहमान साहब नाज़रीन किराम अकड़ गए हैं, वो सीधे हो गए। उन्होंने कहा जी एजेंसी वालों को और मैं वर्दी वालों को जो है वो बता रहा हूँ, हमें धमकाओ मत, हमें धमकी मत दो, हमें ये ना करो, हम जो है ना हमारे साथ बदमाशी करोगे तो हम बदमाशी करेंगे। यानी कि वो इस्लामाबाद आने की बात कर रहे हैं और कॉल दे रहे हैं और बड़ी पक्की तैयारी के साथ आ रहे हैं। इस बारे में हंगामी मीटिंग्स जारी हैं। मौलाना ये मदारस बिल वाला मामला है, इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान का मानना है कि हमें जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ये क्या कहानी है, इसके ऊपर कुछ और मजीद चीज़ें भी हैं, अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।